सबसे पहले मैं अपना तारुफ अपनी इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मैं मोहम्मद सरवर मीर एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ग्लोबल पीस ऑर्गेनाइजेशन और स्टेट लीगल एडवाइजर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल की तरफ से आज मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई क्योंकि बहुत सारे ऐसे पब्लिक इश्यूज होते हैं जिनको बार बार उजागर करना पड़ता है जब तक कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी गवर्नमेंट या हमारी मिनिस्ट्री उनका अजाला न करे। तो इसी के चलते हुए आज मैंने ये मुनासिब समझा। ऐसे तो हम बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे बात करते रहते हैं, अपने सोशल मीडियाज पे, अपने लोकल वेबसाइट्स पे, ऐसे तो हम बहुत मुद्दे उजागर करते हैं, लेकिन कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जिनको बजरिया प्रेस कॉन्फ्रेंस हम एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र रखना चाहते हैं, गवर्नमेंट की नज़र रखना चाहते हैं, मिनिस्ट्री की नज़र रखना चाहते हैं ताकि उनका अजाला हो सके। तो मैं सबसे पहले मैं चंद मुद्दे जो है वो ये रखना चाहता हूँ कि इस बार का जो ये मानसून अभी चल रहा है, बहुत लंबा और बहुत शदीद बारिशें इस बार हमारे इस मानसून में हुई, बरसात में, जिसकी वजह से ये देखा गया कि रियासी जिले की जो पहाड़ी बेल्ट है उसमें बहुत ज्यादा नुकसान, जानी नुकसान, माली नुकसान, लोगों की फसलें, लोगों की जमीन, लोगों के मकान जो हैं, बहुत नुकसान इस बार लोगों ने, हमारे पहाड़ी इलाकों के लोगों को सहना पड़ा है। तो उसमें मैं कुछ जो खास जो इश्यूज हैं मैं उनको रेज करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ 24 अगस्त को एक लैंडस्लाइड आती है जो कि ठाकराकोट के एक गांव खंडी विलेज की है, जहां पे एक शख्स वली मोहम्मद वल्द गुलाबदीन वो उस लैंडस्लाइड में दब के मर जाता है। उसके जानवर और उसका माल मवेशी, उसका घर, जितनी भी प्रॉपर्टी उसकी, जो भी उसने बेचारे ने आज तक बनाया था, वो खुद भी खत्म हो गया और उसकी सारी जायदाद, प्रॉपर्टी सारी लैंडस्लाइड में खत्म हो गई। तो ये एक बहुत बड़ी गरीब फैमिली है। और उसके बाद 25 अगस्त की बात है, एक बकरवाल फैमिली जो कि विलेज खोड़ जो हमारा गुलाबगढ़ का इलाका है, वहां पे वो डेरा लेकर कहीं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे थे और एक इतनी बड़ी लैंडस्लाइड आई जिसमें उनका पूरा डेरा जो है, जिसमें 3 लोग मारे गए और उनका जितने भी जानवर, उनके माल मवेशी, उनकी भैंसें, उनके गाय, उनकी भेड़ बकरी जो भी थी, वो सारी जो है उस लैंडस्लाइड में दब के जो है खत्म हो गई। उसमें 3 शख्स, जिनमें खलील अहमद वल्द मोहम्मद रफीक सकना जमलान, उसकी जान चली गई, उसकी अहलिया रुखसाना और एक उनका और रिश्तेदार मोहम्मद असलम वल्द मोहम्मद रफीक, वो भी इस लैंडस्लाइड में जो है वो दब के जो है अपनी जान दे बैठे। तो उसके बाद बठोई और सुंगड़ी नाले में 2 लोग जो हैं वो इन्हीं बारिशों के दौरान एक हमारे ये मौसमी जो नाले आते हैं उनको क्रॉस करते हुए वो बह गए और उनमें से एक की जो बठोई में जो बह गया था उसकी लाश तो मिल गई, लेकिन सुंगड़ी में जो बहा उसकी अभी तक जो है वो डेड बॉडी नहीं मिली। जिज बगली में भी एक ऐसा हादसा हुआ जिसमें 2, 3, 4 लोग जो हैं वो उनकी जान चली गई और बहुत से ऐसे हादसे हुए, रोड एक्सीडेंट हुए जो ये इसी अपने बारिश की वजह से लैंडस्लाइड में हुई हैं। और बहुत सा नुकसान मैं कहना चाहता हूँ, हमारे जो सब डिवीजन महौर है, सब डिवीजन थ्रू है, हमारे 2 पहाड़ी सब डिवीजन हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी में, जिनके ब्लॉक जो हैं, जैसे सब डिवीजन महौर का ब्लॉक महौर है, ब्लॉक गुलाबगढ़ है, ब्लॉक चसाना है। तो ये ब्लॉक के जितने भी विलेजेस हैं, इन सब में जितने भी किसान हैं उनकी सारी फसलें तबाह हो गई, बहुत से उनके घर जो है वो बह गए, उनके घर जो है वो तबाह हो गए, उनकी जमीनें तबाह हो गई। मेरे पास एक बहुत लंबी फहरिस्त है, मैं इस वक्त ये पूरी डिटेल नहीं दे सकता। कम से कम 100 लोग ऐसे हैं जिनके घर जो हैं वो जमीनें, घर पूरे बिल्कुल बर्बाद तबाह हो गए हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे जो ये इलाके हैं, पहाड़ी इलाके जितने भी हैं, इनके जो भी हमारी जो आबादी है उनमें 90% हमारे जो लोग हैं
वो खेती बाड़ी का जरिया वो रखते हैं, खेती बाड़ी के जरिए वो अपनी आमदनी करते हैं, अपना गुजर बसर करते हैं और माल मवेशी पाल कर वो अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाते हैं। तो ये बारिशों की वजह से इतना जो शदीद नुकसान हुआ है, मैं कहता हूँ ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपनी सेंट्रल मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन लोगों को जिनकी जानें चली गई, जिनका माल मवेशी चला गया, जिनकी जमीनें चली गई, जिनके फसल चले गए, जिनके घर जो है तबाह हो गए, उनको मुआवजा दिया जाए और जल्द से जल्द दिया जाए। क्योंकि हम जानते हैं इस वक्त पहले से ही कोरोना की महामारी की वजह से लोगों की माली हालत इतनी पतली हो चुकी है कि लोगों को इस वक्त अपना गुजर बसर करना बहुत मुश्किल है। तो ये इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी, हमारी गवर्नमेंट की, हमारी मिनिस्ट्री की जिम्मेवारी बनती है, जितनी जल्दी हो सके इनको मुआवजा दिया जाए। उसके बाद में बिलखुसूस अपनी जो मेरी होम पंचायत हैं, मेरे साथ मोहम्मद असलम मीर साहब, ये भी सरपंच भी हैं विलेज साड़ के, तो मैं होम पंचायत जो हैं उनके कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो बहुत देर से वज़ीर निगरानी हैं और उन पे गौर फिक्र करना बहुत जरूरी है। मैं सबसे पहले एक रोड का जिक्र करूंगा जो साड़ से नीरम बजरिया ढाका जो जाती है, वो सर्वे हो चुका है, उसकी अलॉटमेंट भी हो चुकी है। मुझे ये समझ नहीं आ रही, कम से कम 1 साल हो गया इस अलॉटमेंट को हुए और अभी तक जो है ये इसका काम जो है वो शुरू नहीं हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि साड़ की ये जो ग्रिफ रोड है, वहां से नीरम पहुंचने तक पैदल कम से कम 4 या 5 घंटे लग जाते हैं और इसके दरमियान 5, 6, 7, 8 विलेजेस आते हैं और वो लोग जितने भी हैं सब अपना राशन, अपनी जरूरियात जिंदगी, जो भी उनको जरूरत होती है, वो अपने कांधों पे बोझ उठा के ले जाते हैं। इस रोड का मैं फिर से जिक्र करना चाहूंगा, साड़ से नीरम रोड जो है बजरिया डाका, इसका जितनी जल्दी हो सके हमारी गवर्नमेंट जो है इस पे नजर करे और इसका काम जल्द से जल्द शुरू करे। उसके बाद एक रोड है जो गंजोट से वडोरा जाती है वाया मुसरा, उसका भी सर्वे हो चुका है, अलॉटमेंट हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसका जो है वो काम शुरू नहीं हो रहा। ढाका में डिस्पेंसरी का प्रपोजल 2 या 3 साल से चला आ रहा है, लेकिन अभी तक ये मंजूर नहीं हुआ। लोगों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। हमारे एक पंचायत साड़ में ही एक गांव है जहां पे 50 से ज्यादा कुंभा जो है वो रहते हैं और वो जो कुंभा जात हैं उनको अभी तक में आज हम चांद पर पहुंचने की बात कर रहे हैं, लेकिन उन फैमिलीज को अभी तक जो है वो बिजली जो है वो नहीं फराम हुई, पानी वहां पे फराम नहीं हुआ। कहने का मतलब है कि बुनियादी जरूरियात जिंदगी उनको अभी उनसे वो लोग महरूम हैं। उसके बाद एक PHE प्रोजेक्ट जो है 38 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है ये पंचायत साड़ में सैंक्शन हुआ है, इसका होज बन चुका है, पाइपलाइन बिछाई है, लेकिन पता नहीं, समझ नहीं आ रही क्यों इसको कनेक्टिविटी क्यों नहीं दे रहे, पूरी पाइपलाइन क्यों क्लियर नहीं कर रहे। अभी भी बौली से चश्मा जो होते हैं वहां से वो पानी उठाकर अभी भी अपनी जरूरियात जिंदगी वो पूरी करते हैं। बारिश का इंतजार करते हैं कब बारिश आएगी, खड्डों में पानी भरेगा और उनका माल मवेशी पानी पिएगा। तो ये हालत हमारे इस वक्त वहां पे हमारे जो गांव हैं उनकी है। तो इसलिए मैं ये तवज्जो दिलाना चाहता हूँ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की, जितनी जल्दी हो सके इन मसाइल का अजाला किया जाए। हमारी रोड कंपेंसेशन, हमारे इलाके की रोड्स बनाई गई हैं लेकिन लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया। एक बहुत पुरानी रोड बग्गा गुंडी रोड जो है वो बनाई गई है, लेकिन अभी तक वो मुआवजा नहीं वहां पे उनको जारी किया है। पब्लिक को कम से कम 10 या 12 साल हो गए उस रोड को बनाए हुए। और इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे जो विलेज साड़ में कुछ लोग हमारे ऐसे हैं जिनके घर तबाह हो गए हैं, बिजली उनके पास नहीं है बारिश की वजह से। अब्दुल रशीद वल्द गुलाब भरनी वो रहने वाला है, उसका घर मकान वो भी है, वो बारिश में सारा तबाह हो गया। अब्दुल रशीद मस्तराम वल्द दुर्गा दास है, उसका जो है घर वो बिल्कुल तबाह हो गया बारिश में। दौलत राम है, उसकी दुकान, उसका घर जो है वो सारा तबाह हो गया। मोहम्मद असलम वल्द अब्दुल लतीफ है, उसका घर बिल्कुल लैंडस्लाइड से सब
निकल गया और वो बेचारा इस वक्त खाना बदोशों की जिंदगी बसर कर रहा है। हमारे मोहर इलाके के जितने भी पीछे विलेजेस हैं, टुक्सन हो गया, अंकराला हो गया, देवल हो गया, गुलाबगढ़ हो गया, बरनसाल हो गया, बद्र हो गया, चसाना में जितने भी विलेज, मंजी कोट, डंगा कोट, सामने जिज बगली वगैरह, हमारे ठाकरा कोट ब्लॉक के जो विलेजेस हैं, जिज बगली हो गया, उनमें ठाकरा कोट, पनासा, इन सब में जितने भी नुकसान हुए हैं, मेरे पास बहुत लंबी फहरिस्त है, मैं इस वक्त उनके नाम ले नहीं सकता। मैं अलहदा से रिप्रेजेंटेशन अपने डिप्टी कमिश्नर साहिबा को देना चाहूँगा। तो इसके चलते हुए मैं यही कहना चाहता हूँ, एक बहुत ज़रूरी मुद्दा मैं इस वक्त अपनी गवर्नमेंट के सामने लाना चाहता हूँ कि मेडिकल फैसिलिटी एट डोर स्टेप में डिमांड करता हूँ उन लोगों के लिए जो हैंडीकैप्ड हैं, जो खुद चलकर वो हॉस्पिटल्स तक नहीं आ सकते। ऐसी टीमें बनाई जाएं, ऐसी मेडिकल सोर्सेज क्रिएट किए जाएं। मैं अपने हेल्थ डिपार्टमेंट से, हेल्थ मिनिस्ट्री से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, एक टीम बनाई जाए। हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं जहां पे हैंडीकैप्ड लोग जहां पे भी हैं, उनको जो मेडिकल फैसिलिटी है उनको डोर स्टेप पे फराहम की जाए। बहुत मुश्किल होती है। मैं अभी पीछे दौरा लगा के आया हूं अपने होम पंचायत का, उसमें देखा गया है बहुत लोग जो हैं हैंडीकैप्ड हैं, बहुत माजूर हैं, वो अपना गांव छोड़ के नीचे नहीं आ सकते, पैदल चलना पड़ता है और उनको कोई सोर्सेज नहीं है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज नहीं है, तो वो महरूम रहते हैं मेडिकल फैसिलिटी से। इसलिए मैं कहना चाहता हूं हर इंसान की जिंदगी जो है वो बराबर है। तो ये सारी चीजें जो है ये मैं आज एडमिनिस्ट्रेशन के आगे, अपनी गवर्नमेंट और सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के आगे रखता हूं कि जितनी जल्दी हो सके इनका अजाला किया जाए और जो नुकसानात लोगों को, जनरल पब्लिक को हमारी पहाड़ी बेल्ट में हुए हैं, जितनी जल्दी हो सके उनका मुआवजा उनको दिया जाए, ताकि वो लोग एक तो महामारी से जो मारे जा रहे हैं बेचारे, महामारी से जूझ रहे हैं, वो अपनी जरूरियात जिंदगी, अपनी नॉर्मल लाइफ में आ सके। कुछ इलाके ऐसे हैं जिनको फैसिलिटीज फराहम हो जाती हैं, जो नियर टू सब डिवीजन हेडक्वार्टर्स होते हैं या तहसील हेडक्वार्टर्स होते हैं, वहाँ पे बेसिक नीड्स एंड बेसिक नेसेसिटीज जो हैं वो फराहम हो जाती हैं। लेकिन कुछ इलाके जो 2, 4, 5 या 7 किलोमीटर के बाहर निकल जाते हैं, वहाँ पे लोग जो हैं वो महरूम रहते हैं इन फैसिलिटीज से। उनको एक चीज मिलती है, वो दूसरी चीज से महरूम रहते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ जितनी भी ये पब्लिक फैसिलिटीज हैं, जैसे बिजली हो गई, जैसे पानी हो गया, मेडिकल फैसिलिटीज हो गई, हर किस्म की जो जरूरियात जिंदगी अमूमन होती हैं लोगों की, उनको मेंटेन करना भी जरूरी होता है। एक बार आप डिस्पेंसरी खोल दो, वहां पे आप स्टाफ नहीं भेजो तो उसका कोई फायदा नहीं। एक बार आप स्कूल खोल दो, उसको मेंटेन नहीं करो। जैसे कि हमारे बहुत से इलाके ऐसे हैं, बिलखसूस मैं कहूँगा एक ढाका स्कूल है, वो बिल्डिंग जो है वो टूट गई है, लेकिन उसको कोई नजर में नहीं ला रहा, कोई भी उसको रिपेयर नहीं कर रहा, बना नहीं रहा। अभी जो पहले स्कूल चल रहे थे, बच्चे वहाँ पे बाहर तालीम लेते हैं, बाहर शिक्षा लेते हैं। डिस्पेंसरीज ऐसी हैं, वहाँ पे स्टाफ नहीं है, वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, वहाँ पे मेडिसिन नहीं है। लोगों को हर तरह से जो है ये बेसिक नेसेसिटीज तभी फराहम हो सकती हैं अगर मुसलसल तौर पे गवर्नमेंट जो है इनके ऊपर नजर करती रहे, इनको बैकअप करती रहे, इनको रिसोर्स करती रहे। तो ये बड़ा जरूरी है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। जो इस सियासी मैदान में उतरते हैं उनका फर्ज बन जाता है लोगों की देखभाल करना, लोगों की मुश्किलातों को देखना, लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी के साथ उनकी नज़रसानी करनी, उनको ये ज़रूरतें जो फ्राहम करनी। लेकिन हमारी यही बदनसीबी है कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम सेटअप इस तरह का है, जब इलेक्शन खत्म हो जाती है उसके बाद वो लीडर्स जो हैं वो नज़र नहीं आते, उन तक वही लोग पहुंचते हैं जो उनके बड़े करीबी होते हैं, जो उनके रिलेटिव्स होते हैं, ब्लू आइड पर्सन होते हैं, और जिन्होंने कुछ यानी कि फायदा लेना होता है उनसे, वही उन्हीं के पास रहते हैं। बाकी जो जनरल पब्लिक होती है वो इस चीज से वो महरूम रहती है। उसका फर्ज बनता है जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उस पूरी को सर्व करना, क्योंकि वो ये नहीं कह सकता मुझे ये वोट किसका आया है। तो यहाँ पे तो हमारे लीडर जो हैं बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन निभाना भूल जाते हैं। मैं यही कहता हूँ कि हमारा ये निज़ाम जो है ये तभी ठीक होगा जब तक हमारे सियासी जो रहनुमा हैं, जो इलेक्शन लड़ते हैं, जो लोगों तक पहुंचते हैं, जो उनके वोट्स लेते हैं, जो उनके वोट्स लेकर आगे दिलाते हैं, उनका फर्ज बनता है कि वो वापस लोगों में जाएं और वहां पे जाके वो लोगों की मुश्किलात जिंदगी का अजाला करें।
میں محمد اسلم میر اور بلاک سے سرپنچ ساڑھ ہے جو ہماری پنچایت ہے. ویسے تو ہماری پنچایت کے بہت سارے ایشو ہیں کیونکہ پہاڑی علاقہ ہونے کے کارن یہاں پر ہر وقت بہت ساری مشکلات آتی رہتی ہیں. تو جب ہم الیکشن لڑ کے آئے تھے تو ہمیں کافی امید تھی گورنمنٹ سے کہ ہمارے ایشوز جو ہوں گراؤنڈ لیول پر جو حل ہوں, لیکن دھیرے دھیرے جو ہوگا تو اس کا جو مومنٹم ختم ہوتا گیا. تو جو ہمارے مین ایشوز تھے اس پر بھی گورنمنٹ کہیں فوکس کرتی نہیں نظر آ رہی. تو مین ایشو میری پنچایت کی یہی ہے کہ اس وقت جو پچھلی بارش ہوئی, بارش میں کافی لوگوں کا فصلوں کا نقصان ہو گیا, مکانوں کا نقصان ہو گیا, جانی نقصان ہو گیا, جیسے میر صاحب نے آپ کو ڈیٹیل بتا دیا. تو میں یہی آپ کی مادھیم سے یہ ریکویسٹ کروں گا گورنمنٹ سے کہ جو فصلوں کا نقصان اس وقت ہوا ہے اس کے لیے کوئی ایک ٹیم تشکیل دی جائے تاکہ وہ اس علاقے کا جو فصلوں کا نقصان ہے وہ اسیس کریں کہ کتنا نقصان ہو گیا, تاکہ ان لوگوں کو یہی ایک وہاں پر ایک ہی فصل ہوتی ہے جو کہ سال بھر میں ہوتی ہے تو وہ بھی نقصان ہو. تو اس کے علاوہ ہمارا مین ایشو جو ہے وہ روڈ کا, یہ جو روڈ اس کے ٹینڈر 1 سال سے ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک کام ٹیک اپ نہیں ہوا. بہت دقت آتی ہے چاہے خاص کر بیماروں کو جب وہاں پر لوکل فیسلٹی نہیں مہور میں لانا پڑتا ہے. ایک یہ ہے ہمیں. دوسرا کچھ گھر ایسے ہیں جو آج تک اندھیرے میں رہے, 50-60 گھر ایسے ہیں جن کو بجلی نہیں آتی. تو کچھ ایک ڈسپینسری ہم نے ڈیمانڈ کی تھی ڈھاکہ کے لیے تاکہ اس علاقے میں تھوڑا جو لوگوں کو ہیلتھ فیسلٹی اویلیبل ہو. تو اس کے علاوہ جو ایک پائپ جو پی ایچ ای کا ایک پروجیکٹ 36 کروڑ کا پروجیکٹ ہے وہ 2016 میں ٹیک اپ ہوا تھا, بیکار پڑے ہیں, ان میں پائپ بچھی نہیں ہے. تو لوگ جو ہیں وہ پانی کے بنا سفر کرتے ہیں. جیسے کہ کہا میر صاحب نے کہ پولیو سے وہ سر پہ اٹھا کے لگ جاتے, کوئی مر جاتا ہے اس کو کھچروں پہ پھر پانی اٹھا کے لانا پڑتا ہے تو وہ کام نبھانا پڑتا ہے. تو میں آپ کے مادھیم سے گورنر صاحب سے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے گزارش کروں گا کہ تاکہ ان ایشوز پہ جو ہے دھیان دیا جائے تاکہ ہم بھی لوگوں کے جو ہم نے الیکشن کے وقت ہم نے جو مدعے رکھے ہیں